नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं चलते चलते में आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को लाए हैं जिनकी अब तक चलते चलते में सबसे ज़्यादा डिमांड थी। भाजपा के स्टार प्रचारक, 5 बार के सांसद, हिंदू हृदय सम्राट जिनको कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ जी, आपका चलते चलते में स्वागत है। नमस्कार। आपकी वो बहुत डिमांड थी और आपने समय दिया, हम आपके आभारी हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का प्रश्न ही ये है कि क्या आपकी कट्टर समर्थक हिंदू युवा वाहिनी नाराज़ है क्योंकि आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हिंदू युवा वाहिनी एक मिशन के साथ काम कर रहा है और वो मिशन है उसका कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जो आज़ादी के बाद से ही भारत की राजनीति में सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोध का वर्चस्व हुआ है, इसका खात्मा हो और इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज को सम्मान मिले, सबकी सुरक्षा हो, सबकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। हिंदू युवा वाहिनी उसके लिए कार्य कर रही है। लेकिन ऐसा कोई बीजेपी का फेस नहीं दिख रहा है ना जो ये सब चीज़ें कर पाएगा आपके सिवा। नहीं, देखिए, मैं कोई फेस नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप नाराज़ हैं, मेरा सवाल है आपके समर्थक नाराज़ है क्योंकि आप तो फुल लगे हुए ये दिख रहा है। नहीं, मैं भी लगा हूँ और हमारे सारे लोग भी लगे हैं। कुछ लोग, उनकी अपनी नाराज़गी है, टिकट के दावेदार रहे होंगे। मैंने इस चीज़ को पहले ही कह दिया था, मैंने कहा हर व्यक्ति टिकट नहीं पा सकता। दूसरा, जिसको टिकट पाने की लाइन में खड़ा होना है तो बीजेपी में जाके अपना रास्ता बनाए और बाकी जो लोग होंगे इस चीज़ को नोट करेंगे कि कोई भी विचारधारा के विरुद्ध किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगा जो हिंदू विरोधी हो और जिसकी गतिविधियां सामाजिक सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हूँ। ऐसे किसी व्यक्ति को हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा, ना करना चाहिए। अगर 1-2 लोग इस तरीके से निकले हैं जिन्होंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों का विरोध करेंगे, प्रत्याशी खड़ा करेंगे, यद्यपि उसमें से सभी लोग, लगभग सभी लोगों ने अपना विड्रॉ कर लिया, मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हर व्यक्ति स्वतंत्र है और इस विचारधारा में सारे लोग विचारधारा की लड़ाई लड़े मेरे साथ। अब ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी आपको थोड़ा प्रोजेक्ट भी कर रही है ज़्यादा, हालांकि आपकी डिमांड ग्राउंड से इतनी ज़्यादा है कि आपको तो मुझे लगता है आपका एक दिन भी खाली नहीं होगा, सारे दिन रैलियाँ लगी होगी। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं कि पब्लिक मुझे सुनना चाहती है, क्योंकि जनता को मालूम है कि मैं जो बोलूँगा वह सच बोलूँगा और सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलूँगा और उनके हृदय का बोले। और इसलिए जो उसकी पीड़ा है उस पीड़ा को टच करता हूँ, उसके लिए लड़ता हूँ। मेरे जीवन की साधना ही यही है कि उस पीड़ित को कहीं पर राहत दिलाने में योगदान कर सकूं, तो उसमें कुछ प्रयास अपने स्तर पर कर सकूंगा और पार्टी जहां कार्यक्रम लगा रही है मैं वहां जा रहा हूं। लेकिन केवल बोलने से नहीं होगा ना। आप लोगों की ये नाराज़गी है पार्टी पे कि 2.5 साल हो गए, अभी मुजफ्फरनगर दंगों के लोगों को न्याय नहीं मिला। देखिए, मामला न्यायालय में है, ये पीड़ा स्वाभाविक है क्योंकि जनता सत्ता में आने के पूर्व किसी दल और नेता पर जब ये विश्वास मानती है कि हम अगर इनको समर्थन करेंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान ये लोग निकाल लेंगे। स्वाभाविक रूप से हर चीज़ की एक प्रक्रिया है, समय लग सकता है, लेकिन जब वह पब्लिक चूँकि इतनी तावली होती है कि वह चाहती है कि नहीं अभी हो, आज ही हो, क्योंकि पीड़ा भी उतनी गंभीर है। हाँ, ये सच है। मुजफ्फरनगर के लोग भी बंद हैं और विसाड़ा वाले लोग भी बंद हैं। बल्कि उसमें से एक तो जेल में मारा गया, एक जेल में मारा भी गया है और ये चीज़ें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी अराजकता है। और मैं कहता हूँ केवल मुजफ्फरनगर के ही नहीं बंद हैं। मैं आज बरेली जा रहा हूँ, बरेली में सर्वाधिक दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, और उन दंगों में एक पक्षीय कार्रवाई होती गई। जो दंगाई थे उनको स्टेट प्लेन से प्रदेश के मुख्यमंत्री बुला करके सम्मानित करते थे।
जब भी मैंने बरेली जाने का प्रयास किया, आप सोचिए कि मुझे 5 वर्षों में बरेली एक भी बार नहीं जाने दिया गया। ये चीज़ें साबित करती हैं, क्योंकि मैं जाऊंगा मैं इनको एक्सपोज कर दूंगा, इसलिए मुझे नहीं जाने देंगे। आज जा रहा हूं और मैं ये सब कुछ आजम खान के प्रभाव में होता है, ऐसा आपका कहना है? देखिए, आजम खान जैसे लोग हों या फिर अखिलेश यादव, ये सारे के सारे इन सब की सोच नकारात्मक सोच है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति। और ये लोग जिस पद पर जाते हैं उस पद को पूरी तरह दुरुपयोग करके नष्ट कर देना चाहते हैं। मुझे लगता है हमें यूपी में इस प्रकार के लोग नहीं चाहिए। हम इनको एक सिरे से खारिज करेंगे और बेदखल करेंगे सत्ता से। आजम खान समर्थकों की नाराज़गी है कि आपने उनको सुअर बोल दिया। देखिए, व्यक्ति अपने कृत्यों से पहचाना जाता है। उनकी जो भाषा होती है, उनके जो कृत्य होते हैं, गैंग रेप की घटना को जिस तरीके से वह व्यक्ति वो करता है, और भारत के एक यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति उनके जो वक्तव्य होते हैं, मुझे लगता है एक अधम से अधम जीव ही इस प्रकार की बात कर पाएगा। अगर आप सत्ता में आते हैं तो आजम खान का क्या करेंगे? देखिए, वो तो एक निरीह जीव होगा, कौन उसको पूछ रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की, बरेली जैसे दंगों की जांच नए सिरे से ज़रूर होगी कि आखिर इनकी तह में क्या था और कौन इसके वास्तविक दोषी हैं। ये जो निर्दोष लोग जेल में बंद हैं, जिन पे झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं, उनको न्याय मिलना ही चाहिए। अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, और प्रदेश में जो व्यापक कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति है, इन सब के बारे में भी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम हर खेत को पानी देंगे, किसानों की आय को दोगुना करने का कार्य करेंगे, किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले या हम व्यवस्था जहाँ सुनिश्चित करेंगे, वहीं लघु और सीमांत किसान जो पिछले 12-15 वर्षों में बदहाल हुआ है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है, हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि उन सब के ऋण माफ़ होकर के उसको उठने का, एक नए सिरे से आगे बढ़ने का एक अवसर मिले। उसके लिए उसको बहुत सीमित उसमें जो है ऋण पर उसको जो है उसको कर्ज दिया जाए, ब्याज पर उनको कर्ज देने की व्यवस्था हम करेंगे। गन्ना किसान उत्तर प्रदेश का बदहाल है, बकाया मूल्य का तत्काल भुगतान उसका, और आने वाले समय में ये व्यवस्था सुनिश्चित की गन्ना किसानों को 14 दिन का उसका गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल उसके खाते में डाल दिया जाए। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए की है। तो वहीं साथ ही साथ नौजवानों के लिए भी, आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश में केवल पुलिस विभाग में और शिक्षा विभाग में 4 लाख पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के दौरान जो भी आयोग थे, सबको हाईकोर्ट को बर्खास्त करना पड़ा, क्योंकि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे थे। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, पुलिस की भर्ती, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, आज के दिन पर 5 लाख से अधिक सरकारी पद उत्तर प्रदेश के अंदर खाली हैं। 70 लाख नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की किसी भी सेवा में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी है, क्योंकि यह नौजवानों के हित को ध्यान में रखकर के मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाए और पारदर्शिता। बिल्कुल, आप जवान की मैं इंटरप्ट करता हूं, क्योंकि विपक्षियों का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ के पास युवाओं के लिए कार्यक्रम ही नहीं है, बस दंगा करो या बदला लो या मुसलमानों की लड़कियों को उठा लो, यही तक सीमित है। आखिर ये तो नौजवान का ही काम है ना, कि नौजवान को हम एक रचनात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। जिसको इन्होंने गुंडागर्दी अराजकता में लगाया है, हमने इसको एक रचनात्मक दिशा दी है, राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम कर रहा है, और आवश्यकता पड़ने पर अराजक तत्वों को, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना ये नौजवान ही कर सकता है। और उत्तर प्रदेश का वह नौजवान जो इस कार्य को वहाँ पर बेझिझक करने में कर रहा है, उसको मैं बधाई दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के लिए अपनी पूरी नीति के साथ वहाँ पर चुनाव में उतरी है। हम लोगों ने व्यवस्था भी सुनिश्चित की है कि बालिकाओं के साथ छेड़खानी की घटना,
सपा और बसपा दोनों ने छेड़खानी करने वाले, रेप करने वाले, लूटपाट करने वाले, खनन माफिया, भू माफिया, इन सबको अपना टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, उसकी पशुधन, उसकी विपत्ति के समय में कारगर होता है, तो अवैध बूचड़ खानों को हम बंद करेंगे। एनजीटी 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार को कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों को बंद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोहत्या अगर कहीं होती तो उत्तर प्रदेश में। तो इस चीज़ को रोकने की प्रभावी कार्रवाई के साथ साथ यांत्रिक कत्ल खानों को भी प्रतिबंधित करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को भी कहा है कि सांप्रदायिक हिंसा के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे सामूहिक पलायन को हम सख्ती के साथ रोकेंगे। डिप्टी कलेक्टर की तैनाती होगी, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगा और जिलाधिकारी इसके प्रति जवाबदेह होंगे। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। अगर समग्र विकास की आप बात करेंगे, नहीं, हम इस पे थोड़ा आगे बात करते हैं, जो पलायन वाला मुद्दा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंभीर है। हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का सबसे ज़्यादा पलायन कहीं से हो रहा है तो वो बंगाल और उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल ठीक बोल। तो वो उसके लिए एग्जैक्ट क्या करेंगे, क्योंकि केवल बातों से तो लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो बात सुन के वो भय तो जाएगा नहीं। जो गुंडा ज़मीन पर उसको वहाँ दहशत फैला रहा है, उसका क्या उपाय? देखिए, जनता को बताने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल एक अनुकूल माहौल चाहिए प्रदेश में। बीजेपी की सत्ता आएगी तो इस प्रकार की घटनाएं स्वयं रुकेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि पूरे देश के अंदर मुस्लिम आबादी हर जिलों में बढ़ी है, गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में कम हुई है। वो तो आपका प्रभाव है। प्रभाव नहीं, बात मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर हम गोरखपुर में बिना सत्ता में आए ये काम कर सकते हैं, बीजेपी सत्ता में आएगी, पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की अराजकता को और पलायन को, गुंडागिर्दी को रोकेंगे और सख्ती के साथ रोकेंगे। आपका कहना उल्टा हो जाएगा, आप मुसलमान पलायन करेंगे। कोई पलायन नहीं करेगा, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी, लेकिन अगर कोई भारत में रह कर के और यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो उसको पलायन क्या, उसके लिए कहाँ के दरवाजे खुले होंगे यह हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। ये तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे तभी संभव होगा, ऐसा लगता है। बनूँ ना बनूँ, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देंगे, क्योंकि एक अनुकूल परिस्थितियाँ उस समय मौजूद होंगी। गंभीर मुद्दों में लव जिहाद हो गया, पलायन वाला हो गया, आपने गाय के ऊपर बोली दिया कि आप उस पर ऑलरेडी कार्रवाई करेंगे। एक सुप्त मतलब इंटरनल अंडरग्राउंड चलने वाली घटना, मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत लोगों ने आंकड़े भेजे कि केवल मुस्लिम धर्मांतरण ही नहीं, उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन धर्मांतरण का रेशो भी पिछली बार से पिछले 10 सालों में 13 गुना बढ़ा है, 13 टाइम बढ़ा है। एक सच्चाई है, और हम लोगों को इस बात को भी देखना होगा कि चर्च न्याय पंचायत स्तर पर अपना एक एक दो दो पादरी को कर चुका है। हम लोगों ने ये चीज़ें भी देखी हैं कि उन्होंने ऐसे नौजवानों को पकड़ा है जो बिना कुछ किए बहुत जो है लग्जरी जीवन जीने के आदी हैं, या उन नौजवानों को किसी क्रिश्चियन लड़की के साथ फंसा करके और उसके माध्यम से फिर इस गतिविधियों को अंजाम देना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत सारी जगह उनको वहाँ से भगाया भी गया है, कार्रवाई भी करवाई गई है, और इसमें भी एक्शन प्लान है आपके पास? सब सारे एक्शन प्लान हमारे पास हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्रिश्चियन वाला कहीं ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम टकराव के बीच में क्रिश्चियन बड़ा साइलेंटली काम कर रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं होने दी जाएंगी। जो समाज विरोधी है और जिसके घातक दुष्परिणाम इस देश को आने वाले समय में भुगतने पड़ सकते हैं, उसको सख्ती के साथ रोकने की कार्रवाई होगी। अब इस इलेक्शन में अखिलेश और राहुल गांधी, दो युवा सवाल के साथ एक आए हैं। देखिए, मुलायम सिंह जी ने इस गठबंधन के बारे में साफ कह दिया है। मुलायम सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। वे जानते हैं कि समाजवादी, मतलब अभी आप मुल्ला मुलायम से उनको अनुभवी मुलायम कहे? हाँ, देखिए, उन्होंने उनके राजनीतिक जीवन में उन्होंने जो किया है, देखिए, कांग्रेस के वोट बैंक को बहुत चालाकी के साथ झटका है। वे जानते हैं कि कांग्रेस का
समाजवादी पार्टी के साथ आना कहीं ये ना हो कि कांग्रेस हमारा वोट बैंक झटक ले, एक। और दूसरा ये है कि समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए मुझे लगता है कि अपने आप की पीठ ठोकनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी का सफाया तय है। हार के बाद वो कम से कम हार का ठेकड़ा राहुल गांधी के ऊपर फोड़ सकते हैं, ये कहने के लिए कि भाई देखो राहुल गांधी जहाँ जाते हैं वहाँ हार सुनिश्चित होती है। तो ये हार तो राहुल गांधी के कारण हुई है, समाजवादी पार्टी के कारण थोड़ा हुई है। तो ये तो आपका, लेकिन आपका अटैक राहुल पे नहीं दिख रहा है ज़्यादा इस बार। मैं कह रहा हूँ हमारा अटैक तो है ही, क्यों? मेरा अटैक किसी पे नहीं है, मेरा अटैक तो मुद्दों को लेकर के है, और जो उस समस्या के लिए जिम्मेदार है मैं उस पर बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। तो राहुल गांधी तो स्वयं इस चीज़ के लिए जो है, राहुल गांधी के ऊपर हार का पूरा ठेकड़ा लोग फोड़ने वाले हैं। दूसरा गठबंधन ऐसा इन लोगों का है जो अभी प्रभावी होने के पहले, जब पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, यानी 73 सीट्स पर जब चुनाव संपन्न हो गए, तब इनका साझा जो है घोषणा पत्र जारी होता है, एक। दूसरा, बहुत सारी जगह ये लोग यानी कागज़ों में तो साझा गठबंधन है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ज़मीन पे एक दूसरे के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारी जगह। ये भी कहा जाता है कि ये गठबंधन का आधार केवल सोनिया गांधी और भविष्य की प्रियंका गांधी की सीट जो अभी सोनिया की है, ये बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि बाकी तो राज्य में 10 सीट भी शायद कांग्रेस की आती। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत मोदी जी ने आह्वान 2014 के पहले किया था, और मुझे लगता है कि इस बार के इलेक्शन के बाद वो चीज़ दिखाई देगी हम लोग। अखिलेश पे क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश ने एक ऐसी छवि मीडिया से बनवाई है जो एक विकास वाली हो या एक पोलाइट पर्सन की हो, वो जो बाकी यादव कंपनी थी उनके घर वाली, फैमिली वाली, वो वाली छवि से अपने आप को बाहर निकालने में कम से कम मीडिया जगत में तो वो कामयाब रहे। देखिए, मीडिया को उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सालों में हुए 500 से अधिक दंगों को भी ध्यान रखना होगा। दूसरा, आज उत्तर प्रदेश में नेशनल क्राइम ब्यूरो सर्वाधिक अपराध मानता है, तो उसकी जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी उनके पास है। 2014-15 में हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की 3400 घटनाएं यूपी में होती हैं, और 15-16 में ये बढ़कर के 9000 से ऊपर हो जाती हैं। ये अखिलेश यादव की ये उनका काम फेल्यूर है, ये काम उनका बोल रहा है। विकास के मामले में आप देखेंगे तो देखिए, पहले कृषि विकास दर आप देखेंगे तो कभी उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक थी, आज सबसे पिछले पायदान पर उत्तर प्रदेश खड़ा है। उत्तर प्रदेश में विकास ठप हुआ है। कहने के लिए इनके पास 2 योजनाएं हैं, एक लखनऊ मेट्रो और एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। दोनों की सच्चाई यह है, लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन लोग कर चुके हैं, लोकार्पण कर चुके हैं, लेकिन आज तक मेट्रो एक भी दिन नहीं चली है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की स्थिति ये है कि लोकार्पण मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर हो गया है, लेकिन अभी तक कह रहे हैं 6 महीने के बाद उस पर यातायात शुरू होगा। अभी तो मार्किंग भी नहीं हुआ है और अभी आप उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एक्सप्रेसवे जब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाता है तो उस पर लागत आती है 16 से 17 करोड़ पर किलोमीटर। इनके द्वारा जो बनाया गया उसमें आया है 32 से 34 करोड़ डबल पर किलोमीटर। लेकिन उनका तो दावा है कि हमने सस्ता बनाया है। और तो यही तो सस्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 से 17 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उस प्रकार के एक्सप्रेसवे में बनाता है। अभी उत्तराखंड के अंदर 12,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 धाम रोड प्राधिकरण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गडकरी जी ने किया है। उसमें 12,000 करोड़ का है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने वाला एक 4 लेन वो बनेगा। उसमें टनल भी बननी है लगभग 90, और वो भी पहाड़ों में बननी है। ये तो फिर भी ज़मीन पे है। वहाँ पर इससे कम लागत आई है। ठीक, नया मार्ग बनना है, एकदम नया काम होना है, और वो ऑल वेदर रोड भी है। उन स्थितियों में आप अनुमान कर सकते हैं अखिलेश यादव और उनकी कंपनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में आएगी। ओम प्रकाश चौटाला शिक्षक घोटाले में जेल में बंद हैं। यहाँ पर यूपीएससी की
सिलेक्शन में जिस प्रकार की धांधली हुई थी यूपी में, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, जितने भी आयोग हैं ये सब हाई कोर्ट के द्वारा बर्खास्त किए गए हैं, भंग किए गए हैं। तमाम भर्तियों में जो घोटाले हुए हैं, खनन माफिया, वो अगर बहुत शरीफ हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 20 जिलों के अंदर व्यापक स्तर पर खनन हुआ और उस खनन की रॉयल्टी राजस्व यानी स्टेट गवर्नमेंट के खाते में नहीं गया, उसके रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिली, मुख्यमंत्री उनके चहेतों को मिल गई। लाखों करोड़ का ये घोटाला, इस सब की जांच होगी तो लोग कहाँ रहेंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और मुजफ्फरनगर के दंगाई रहे हों या फिर बरेली के या फिर प्रदेश के अंदर जगह जगह हुए दंगों में, यानी ईस्टर्न पार्ट को छोड़ दें तो बाकी वेस्ट में तो बहुत ख़राब स्थिति थी। इन दंगाइयों को स्टेट प्लेन से बुला करके सम्मानित करने वाला व्यक्ति तो अखिलेश यादव ही है ना। इसलिए काम बोलता है, ये आप काम बता रहे हैं। लेकिन फिर भी एक कोई काउंटर फेस नहीं होने का दुष्परिणाम भाजपा को नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अपने उस इश्यू को लेकर के चल रही है कि हम कोई परिवार, वंश या फिर जाति की पार्टी नहीं है। पूरी पार्टी लड़ रही है। हमारे पास एक इंटरनेशनल फेस मोदी जी का है और मोदी जी की सब जो रैली हो रही है व्यापक सफलतापूर्वक जिस प्रकार से संपन्न हो रही हैं, वह एक महत्वपूर्ण हमारे पास फेस है। माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, कल्लाद जी हैं, उमा भारती जी हैं, केशव मौर्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सब फेस हैं जिनको पार्टी ने आगे किया है और हम लोग सब सहयोगी बन करके उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। मायावती एक फैक्टर पे चर्चा होना ज़रूरी है, हालांकि अब उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहा, लेकिन फिर भी उस फैक्टर को आप कैसा देखते हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पीड़ित कोई है तो जाटव है, जाट और जाटव। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक पीड़ित मुस्लिम गुंडों से है तो वह दलित है। ये तो फैक्ट है। आखिर इस सच्चाई को मायावती जी क्यों नहीं समझ पाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वो तो उल्टा सो टिकट दिए उन्होंने। 2012 के चुनाव के समय उन्होंने साफ घोषणा की थी। उन्होंने उस समय कहा था कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है। उनको जो वोट मिला था दलितों का वोट मिला था उस समय भी। लेकिन मायावती जी ने दलितों के साथ बड़ा अनर्थ किया है। जो नया उन्होंने एक मुस्लिम वाला बनाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि दलित समुदाय किसी भी स्थिति में उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। उसके हितों की रक्षा करने वाला, उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला ही उसका वोट पा सकता है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़ी मात्रा में दलित समुदाय का वोट भारतीय वो लोकसभा के समय तो आपके पास आया था, लेकिन क्या वो अभी बना रहेगा? अभी भी आएगा, क्योंकि लोगों ने उनके मन में कुछ भ्रम डालने की कोशिश की है। से कुछ नहीं होगा। वो जो चीज़ को फेस कर रहा है, आखिर क्योंकि मुसलमानों से ग्राउंड पे दंगा और सारे मामलों में ज़्यादा लड़ने वाला तो दलित ही होता है। व्यापारी हिंदू या बिजनेसमैन हिंदू तो नहीं जाता। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, बरेली का रहा हो, कानपुर का रहा हो, लखनऊ का रहा हो, मेरठ का रहा हो, मुरादाबाद का रहा हो, आगरा का रहा हो, कहीं भी आप देखिए वह दंगा हिंदू में कोई था तो दलित था जो उससे पीड़ित था और को फेस कर रहा था। सर्वाधिक लोग इस सरकार में दलित उत्पीड़न की सर्वाधिक घटनाएं समाजवादी पार्टी के समय में हुई हैं, तो इसलिए हुई हैं क्योंकि एक वर्ग विशेष को प्रश्रय देकर के उन दलितों पर अत्याचार करने, शोषण करने की खुली झूठ समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। और एक भी बार मायावती जी उसके खिलाफ नहीं बोले। अगर आगरा में कोई घटना होती है दलित उत्पीड़न की, हिंदू उत्पीड़न की, तो प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया खड़े होते हैं उनके पक्ष में उन आताइयों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए। मुजफ्फरनगर में होता है क्योंकि संजीव बालवन और सुरेश राणा होते हैं, वहाँ पर खड़ा होते हैं उन दलितों के पक्ष में। मुरादाबाद में होते हैं तो कोई सर्वेश सिंह खड़े होते हैं उनके पक्ष में। आपके बरेली में होते हैं तो वहाँ पर कोई इस प्रकार का ही कोई भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठनों का नेता खड़ा होता है। जब उन पर विपत्ति आएगी तब मायावती जी शांत तो होंगी, अखिलेश यादव
अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए उन पर अत्याचार कराएगा, और जब चुनाव की बात आएगी तब मायावती जी को दलित याद आ जाएगा। ये नहीं चल सकता है। दलित अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए संकल्पित है, और वह इस बात को भी जानता है। आप इस बात को देखेंगे यूपी में, यूपी का दलित सर्वाधिक राम भक्त है। कोई अपर कास्ट का व्यक्ति अपने नाम के साथ राम नहीं जोड़ता, लेकिन उत्तर प्रदेश का दलित अपने साथ नाम के साथ राम जोड़ता है। वाह, राम का विषय आ ही गया है तो राम मंदिर वाला विषय के बगैर आपका इंटरव्यू पूरा हो ही नहीं सकता। राम मंदिर बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। नहीं, अभी तो सिर्फ तारीख बताइए। तारीख भी हम बताएंगे। आप ये मान के चलिए कि 1 साल के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस इसमें होने जा रही है। क्या राज्यसभा में आपके नंबर बढ़ते हैं यूपी चुनाव के बाद, तो न्यायालय की लंबी प्रक्रिया का वेट करने के बजाय राज्यसभा से होगा? एक रास्ता इसका निकलेगा। राज्य में सरकार इसलिए आवश्यक है। 86 में आप जाइए, उस समय न्यायालय ने राज्य से पूछा था, राज्य सरकार से पूछा था कि क्या कानून व्यवस्था की कोई समस्या तो इसके कारण पैदा नहीं होगी, क्योंकि उस समय राम जन्मभूमि का ताला खुलना था। राज्य सरकार में वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो वीर बहादुर सिंह जी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, राज्य सरकार कंट्रोल करने में सक्षम है। राम जन्मभूमि का ताला खुला था। आज न्यायालय इस मामले में कोई कार्रवाई करती है तो राज्य से पूछेगी। अगर अनुकूल सरकार नहीं होगी तो उन स्थितियों में एक समस्या फिर खड़ी हो सकती है, विलंब और हो सकता है। पहले हमें अनुकूल माहौल नीचे देना होगा, रास्ता निश्चित निकलेगा। मतलब लोकसभा के पहले मंदिर बन जाएगा? आप ये मान के चले कि वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होगी। तो प्रारंभ हो भी चुकी है। अगर इसे यहाँ पर यूपी में कुछ गड़बड़ होती है तो उस पर असर नहीं होगा? देखिए, उन स्थितियों में राज्य सरकार की भूमिका होगी, लॉन वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण होगी, इसलिए हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल। वैसे तो आज देश के और विदेश के भी कई मुद्दे आपके इंटरव्यू के लिए सोशल मीडिया से आए थे, लेकिन हमने जो कि यूपी चुनाव अभी इस वक्त केंद्र में है, इसलिए उसको फोकस रख के आपसे बात की है। फिर भी कुछ पूछना रह गया हो और आप चाहते हो कि यूपी की जनता को बताए, तो ऐसा क्या है? देखिए, मैं तो यूपी की जनता से एक ही अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ है, और जिन लोगों ने पीड़ा दी है उनको समर्थन न करें, कभी नहीं, कतई ना। बिल्कुल। तो चलिए, आपने समय निकाला और चलते चलते में आए, इतने व्यस्त समय में आज आप स्टार प्रचारक, मोस्ट डिमांडेड पर्सन ऑफ यूपी पॉलिटिक्स है, तो आपका हम आभारी है, और आभार व्यक्त करने के साथ साथ आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।